शाम के 7 बज रहे हैं। न्यूज 24 पर आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल। आपके साथ में हूं मानक गुप्ता। ऊपर से भले ही जम्मू कश्मीर फिलहाल शांत नजर आता हो, लेकिन वहां तिरंगे पर शुरू हुआ बवाल थमने के बजाय अंदर ही अंदर ऐसा लगता है उबाल मार रहा है। श्रीनगर के एनआईटी में पढ़ने वाले गैर कश्मीरी छात्र वहां तिरंगा फहराने का हक मांग रहे हैं, लेकिन ना तो बीजेपी पीडीपी की सरकार उनकी सुन रही है और न ही विपक्ष के नेता उनकी सुध ले रहे हैं। बॉलीवुड एक्टर और बीजेपी समर्थक अनुपम खेर ने आज एनआईटी जाने की कोशिश की तो उन्हें श्रीनगर के एयरपोर्ट से ही लौटा दिया गया। इसीलिए आज का हमारा सबसे बड़ा सवाल, बीजेपी राज में अनुपम खेर की कश्मीर में नो एंट्री क्यों, और जेएनयू जाने वाले नेता अब एनआईटी क्यों नहीं जाते, इसी पर बहस होगी। लेकिन पहले देखिए आज की रिपोर्ट। कश्मीर के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी एनआईटी के छात्रों का हाल पूछने के लिए बॉलीवुड अभिनेता अनुपम खेर आज जैसे ही श्रीनगर पहुंचे, जम्मू कश्मीर पुलिस ने उन्हें हवाई अड्डे पर ही रोक लिया। पुलिस की दलील थी कि अनुपम खेर के एनआईटी जाने से माहौल बिगड़ने का खतरा था, इसलिए उन्हें वहां नहीं जाने दिया गया। Deeply hurt and sad that 26 years back, a lot of our relatives were thrown out of that place, and now we cannot go back to the same city. Not only not to meet NIT students who are Indians who raise national flag, but also to visit our families or to our temples. But being an optimist, I always believe there's always a next chance, and that's it. पुलिस की आशंका को अगर सही मान भी लिया जाए कि अनुपम खेर के एनआईटी जाने से माहौल बिगड़ने का खतरा था, तो सवाल इस बात का है कि उन्हें उनके पैतृक घर और खीर भवानी मंदिर भी क्यों नहीं जाने दिया गया। अनुपम खेर बीजेपी और मोदी के कट्टर समर्थक हैं, इसलिए सवाल ये कि बीजेपी राज में अनुपम खेर की कश्मीर में नो एंट्री क्यों। Not very good, and they also said that nobody has been allowed to go to NIT Srinagar. Yesterday, I believe the Deputy Chief Minister of J&K State also had to meet the students from NIT outside. एनआईटी में राष्ट्रवाद का मुद्दा अभी तक थमा नहीं है। तिरंगा उठाने वाले और भारत माता की जय के नारे लगाने वाले छात्र दहशत में हैं। ये छात्र श्रीनगर के अपने कैंपस में प्रदर्शन तो कर रहे हैं, लेकिन जरा देखिए इन्हें कैसे अपने चेहरे छिपाने पड़ रहे हैं। आपने देखा गेट के उस साइड, गेट के सामने गाड़ी खरीदी गई है ताकि मीडिया वहां से कवर ना कर सके। बच्चों का यही सवाल है, अगर कंडीशन इतनी ही नॉर्मल है तो मीडिया की कवरेज क्यों नहीं दी जाए। आज का सबसे बड़ा सवाल, बीजेपी राज में अनुपम खेर की कश्मीर में नो एंट्री क्यों, और जेएनयू जाने वाले नेता एनआईटी क्यों नहीं जाते, इसी पर बहस करेंगे। लेकिन बहस पर आने से पहले अपने मेहमानों का परिचय करा दूं। बीजेपी से संबित पात्रा मेरे साथ हैं, कांग्रेस से यहां स्टूडियो में आलोक शर्मा जी हैं, आरएसएस के विचारक राकेश सिन्हा जी हैं, प्रोफेसर दिनेश वार्ष्णेय सीपीआई से, और पीडीपी के वरिष्ठ नेता मुंतजिर मोहिउद्दीन साहब भी टेलीफोन लाइन के जरिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी का स्वागत है। चर्चा शुरू करें उससे पहले एक तस्वीर फिर से दिखाना चाहता हूं मैं, और मैं चाहूंगा हम सब इसे गौर से देखें। ये देखिए जरा, ये तस्वीर श्रीनगर के एनआईटी की है। यहां की जितनी भी छात्राएं हैं रात में प्रदर्शन के लिए निकली हैं, लेकिन अपने चेहरे छिपा कर निकली है। ये हाल है एनआईटी में इस समय। इतनी दहशत है इन छात्रों में जो तिरंगा फहराना चाहती हैं, भारत माता की जय बोलना चाहती हैं और वही हक मांग रही हैं, लेकिन डर इतना है कि इन्हें अपने चेहरे छिपाने पड़ रहे हैं। यही सवाल है, अगर कंडीशन इतनी ही नॉर्मल है तो मीडिया की कवरेज क्यों नहीं दी जा रही है। उनकी ये डिमांड है कॉलेज बंद हो जाए और मीडिया मिले। यही सवाल है, अगर कंडीशन इतनी ही नॉर्मल है तो मीडिया की कवरेज क्यों नहीं दी जा रही है। उनकी ये डिमांड है कॉलेज बंद हो जाए और मीडिया। अब जरा सोचिए, क्या वाकई ये हमारे लिए शर्म की बात नहीं है कि जो छात्राएं हिंदुस्तान की जमीन पर तिरंगा फहराने का हक मांग रही हैं, उन्हें अपने चेहरे छिपाने पड़ रहे हैं। क्या हमारे लिए शर्म की बात नहीं है आलोक शर्मा जी? देखिए, मैं समझता हूं कि जिस तरह के हालात वहां पर बन गए हैं कि वहां पर देशभक्ति के नारे लगाना या तिरंगे फहराना, उसके ऊपर जिस तरह से अत्याचार हो रहा है, पुलिस ने जिस तरह से बर्बरता की है, ये बहुत ही दुखद है। इसके ऊपर कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह से प्रशासन का दबाव है पूरे उसके ऊपर, कहीं ना कहीं पुलिस का जो है वो दुर्व्यवहार और बायस जो उसका
एक्शन है वो सामने आ रहा है। मैं समझता हूं कि वहां पर जिस तरह के हालात हैं, वहां का प्रशासन, वहां की सरकार इसके लिए पूरी तरह से जिम्मेदार है। मतलब ये जो छात्राएं मांग कर रही हैं सही है ना, तिरंगा फहराया जाना चाहिए ना श्रीनगर के एनआईटी में। तरह से श्रीनगर क्या, हिंदुस्तान के कोने कोने में तिरंगा फहराया जाना चाहिए, लेकिन दोहरे मापदंड नहीं होने चाहिए। लेकिन मत लगाइए। नहीं, मैं तो साफ कह रहा हूं कि पूरी तरह से कह रहा हूं कि तिरंगा फहराया जाना चाहिए, वहां के प्रशासन को सुनिश्चित करना चाहिए। लेकिन दुखद यह है कि उनका तिरंगा जो छीना गया था, आज 9 दिन हो गए, वो वापस नहीं हुआ है। एचआरडी मिनिस्ट्री की जो टीम 5 दिन पहले गई थी, जिसने तमाम तरह के वहां पर सबूत जुटाए, उन्होंने किसी भी प्रशासनिक अधिकारी पर, किसी भी यूनिवर्सिटी के अधिकारी पर, कहीं पर कोई एक एक्शन नहीं लिया। पर आपने बहुत बढ़िया बात कही। दिनेश जी, आप भी सहमत हैं? श्रीनगर के एनआईटी में कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा है, वहां तिरंगा फहराने की मांग बिल्कुल सही है ना, फहराया जाना चाहिए ना तिरंगा। अगर तिरंगा झंडा बिल्कुल हमारा राष्ट्रीय झंडा है, इसको फहराने की इजाजत होनी चाहिए। और केरल में भी भाजपा की सरकार है, वहां पे भी ये सरकार में है, इनको सूबे की सरकार से विड्रॉ कर लेना चाहिए, अपने को बाहर से सपोर्ट करना चाहिए, वो इनकी बात अगर नहीं सुन रहे हैं तो। और अनुभव खेरजी को वहां जाने देना चाहिए था। मतलब आप पूरी तरह से उन छात्रों के साथ हैं? हाँ, साथ हैं, क्यों नहीं। जनवाद में हर एक को अधिकार है, कोई फहराना चाहता है फहराए, कोई उसका विरोध करना चाहता है करे। अगर वो विरोध करना चाहता है तो बताए क्यों विरोध कर रहा है। कांग्रेस और सीपीआई का कहना है कि उन छात्रों को वहां पर पूरा हक है कि वो तिरंगा फहराएं, उनका तिरंगा वापस होना चाहिए, सारे नारे उनको लगाने का मौका या उनको आजादी वहां मिलनी चाहिए। पर वो मैं आलोक जी की इस बात से भी सहमत हूं कि ये दोहरा चरित्र नहीं होना चाहिए। हैदराबाद में इन्होंने कन्हैया को अंदर जाने से रोका है, जबकि इलेक्शन कमेटी ने बुलाया था। उस पर भी आऊंगा मैं। अब संबित पात्रा और मोइनुद्दीन साहब, आपसे मेरा सवाल है, क्योंकि आप मिलकर सरकार चला रहे हैं जम्मू कश्मीर में, आपने संबित पात्रा क्यों रोका अनुपम खेर को वहां जाने से, और अभी तक क्यों नहीं तिरंगा वापस किया उन छात्रों का? संबित पात्रा। मानक जी, देखिए, जिस विषय को लेकर ऑपोजिशन हम पे बार बार अटैक कर रही है, और अभी भी सीपीआई के नेता ने कहा कि हमें सूबे के सरकार से अपने समर्थन को वापस कर लेना चाहिए। जो बड़ा कंटेंशन है कि देखिए जी, ये भारतीय जनता पार्टी और पीडीपी मिलकर सरकार चला रही है और इसलिए बच्चों के ऊपर जुल्म कर रही है। मैं एक बात आपके चैनल के माध्यम से स्पष्ट कर दूं, ये 4 लाल बत्ती गाड़ी और 2-3 बंगलों के लिए हम वहां सरकार नहीं चला रहे हैं। याद रखिए, पीडीपी और भारतीय जनता पार्टी आइडियोलॉजिकली बहुत अलग अलग पार्टी है, मगर जिस प्रकार का मैंडेट मिला है, अगर सरकार, स्थायी सरकार, स्टेबल गवर्नमेंट जम्मू कश्मीर में नहीं बन पाएगा तो सबसे ज्यादा खुशी किसको होगी आप बताइए? सबसे ज्यादा खुशी हमारे देश के दुश्मनों को होगी, पाकिस्तान को होगी। पूरे विश्व में बोलेगा देखिए यहां पर तो हिंदू और मुसलमान मिलके, वैली और कश्मीर मिलके ये सरकार भी नहीं बना सकते हैं। तो स्वाभाविक रूप से स्थायी सरकार हो, जो मैंडेट मिला है उसको हम रेस्पेक्ट करें, स्थायी सरकार बने। मैंने तो ये कहा ही नहीं था। एक सेकंड, संबित पात्रा, मैंने तो ये पूछा ही नहीं था कि आप सरकार से क्यों नहीं हट जाते। मेरा सवाल ये था संबित पात्रा, मेरा सवाल ये था कि आप, अनुपम खेर तो आपके इतने कट्टर समर्थक हैं, और वहां पे वो तिरंगा फहराने वाले छात्रों से मिलने जा रहे थे, उनका हौसला बढ़ाने जा रहे थे, आपने क्यों रोका उन्हें श्रीनगर के एयरपोर्ट पे? बिल्कुल ठीक कहा, बिल्कुल ठीक कहा। देखिए, मैं 2 बातें बता दूं। पहली बात की, ये पहली बार जो आप कह रहे हैं ना कश्मीर में ऐसा हो रहा है, पहली बार की तिरंगा झंडा फहराने नहीं दिया जा रहा है। किसने कहा पहली बार ऐसा हो रहा है? किसी ने कहा ऐसा? डिबेट को जबरदस्ती डाइवर्ट कर रहा है, किसने कहा ऐसा? सुन तो लीजिए, आप डिसाइड कर लीजिए एंकर कौन बनेगा। मानक जी, ऐसी बात नहीं है। मानक जी, आप डिबेट को मुद्दे पर लाइए ना, इधर उधर भटका क्यों रहे हैं? एक पॉइंट सुन लीजिए। आप शांत मत पढ़ाइए आप मुझे। अनुपम खेर जेएनयू जाकर भाषण देते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, श्रीनगर जाते हैं तो उनको रोक दिया जाता है, मुद्दे से हम भटक जाते हैं। आदरणीय पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय से, इसीलिए मैं कह रहा था, पंडित जवाहरलाल नेहरू मुद्दे से हम मानक जी अगर इस तरह से डिबेट करानी है तो मैं समझता हूँ कोई फायदा नहीं है। आप क्वेश्चन क्यों चलाते हैं? पंडित नेहरू पर डिबेट कराइए ना, पॉइंट तो कहने दीजिए अपना। संबित मैं दोबारा पूछूं, सोनिया गांधी राहुल गांधी में मतलब क्यों आप ऐसा? आप बीच में मत बोलिए ना, उनको चुप रहते हैं, हम चले जाते हैं अगर बीच में आपको ऐसा लग रहा है। बीच में नहीं, या तो आप कम से कम उनको बीच में लाइए। आप अरे मुद्दे पर तो बोले ना। आलोक जी, मुझे करने दीजिए ना, मैं उन्हें मुद्दे पर ला रहा हूँ। जब आप बोल रहे थे वो सुन रहे थे, वो हमें धैर्य सिखा रहे हैं। आप बोल रहे थे वो सुन रहे थे, अब आप भी उन्हें सुनिए। थोड़ा सा पेशेंस रखिए, टॉलरेंस रखिए। संबित पात्रा, मैं सवाल फिर से दोहरा देता हूं। सिखाना पड़ता है धैर्य। संबित, आपने अपने कट्टर समर्थक अनुपम खेर को श्रीनगर एयरपोर्ट से क्यों लौटा दिया?
मैं इसी का जवाब दे रहा था और आपने बीच में मतलब आलोक जी ने बीच में रोक दिया। अब देखिए मैं बता रहा हूं जम्मू कश्मीर की जो परिस्थिति है ये 4 दिन में निर्मित नहीं हुई है। स्वाभाविक रूप से जम्मू कश्मीर की परिस्थिति पर डिबेट करा रहे हैं एंकर महोदय, मैं आपसे पूछ रहा हूं उनको पॉइंट तो अपना कौन सा पॉइंट कहने दे अरे उन्हें कहने तो दीजिए। काम करिए उनकी आप और आलोक जी पहले डिबेट कर लीजिए किस पे डिबेट हो रहा है, फिर हमसे अरे आलोक जी उनको कहने तो दीजिए, पूरी बात तो सुनिए। सर वो इतनी देर से कह रहे हैं, क्या वो टॉपिक पे कह रहे हैं? अरे आने तो दीजिए, आ रहे हैं टॉपिक पे वो, और नहीं आएंगे तो मैं फिर पूछूंगा उनसे। सवाल मेरा बहुत पॉइंटेड है, अगर वो सवाल नहीं देंगे दर्शक देख रहे हैं, उन्हें सुनिए तो सही, आप पेशेंस तो रखिए थोड़ा सा। संबित पात्रा थोड़ा सा आप पेशेंस तो रखिए थोड़ा सा। संबित पात्रा थोड़ा सा मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि कांग्रेस टॉलरेंट हो जाए। मेरा भी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, मेरे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पे प्रहार मत करें, मैं उत्तर दे रहा हूं। देखिए बार बार मुझे वहीं से शुरू करना पड़ता है कि जम्मू कश्मीर की परिस्थिति एक अलग परिस्थिति रही है बहुत वर्षों से, तो उसे सेंसिटिविटी से हैंडल करना, संवेदनशीलता से हैंडल करना ये राज्य सरकार का और केंद्र सरकार का काम है। इसको एक बहुत बड़े मुद्दे में परिवर्तित करके कश्मीरी वर्सेस नॉन कश्मीरी पूरे हिंदुस्तान में ये मुद्दा कतई नहीं बनाना है। हम नहीं चाहते हैं कि किसी प्रकार से भी शांति कहीं भंग हो, इसलिए आज अनुपम खेर जी ने खुद कहा है कि वो एक सिंबॉलिक जेस्चर दे रहे थे। अनुपम खेर जी को हम सब इंक्लूडिंग कांग्रेस पार्टी, भाजपा, संघ, सीपीआई सब बड़ा सम्मान करते हैं। कांग्रेस का जो सवाल है कि अनुपम खेर को हम क्यों नहीं छोड़ रहे हैं, ठीक है ठीक बात है, वो बहुत बड़े देशभक्त हैं। एक सेकंड चलिए, आपने कम से कम इतना तो माना कि हाँ आपने लॉ एंड ऑर्डर भंग ना हो जाए, कानून व्यवस्था भंग ना हो जाए, माहौल बिगड़ ना जाए, इसीलिए आपकी सरकार ने उनको रोका। मोयुद्दीन साहब सुन पा रहे हैं? मोयुद्दीन साहब मुझे, आप पीडीपी के वरिष्ठ नेता हैं, सीनियर लीडर हैं जी। अनुपम खेर तो कह रहे हैं कि मुझे अगर एनआईटी नहीं जाने देना था तो एनआईटी ना जाने देते। कह रहे एयरपोर्ट से लौटा दिया, मैं अपने घर जाना चाह रहा था, मंदिर जाना चाह रहा था, उनको अंदर तो जाने देते कम से कम। जी इस सिलसिले मोयुद्दीन साहब सुन पा रहे हैं मुझे? जी इस सिलसिले में ये अर्ज करूं कि हम अनुपम खेर साहब की बड़ी इज्जत करते हैं, बड़े मारूफ और मशहूर एक्टर हैं। जी मैं जवाब दे रहा हूं। हाँ दीजिए। हाँ। हम अनुपम खेर साहब की बड़ी इज्जत करते हैं, उनको कदर की निगाहों से देखते हैं, हमारे सीनियर सिटीजन हैं और बहुत अच्छे एक्टर हैं। लेकिन जो देश में रोनमा हुए पिछले कई वाक़ात पे उनका रोल रहा है, उनकी तकारीर रही है, वो सिर्फ क्रिमिनलाइजेशन कर रहे हैं, वो क्रिमिनल हार्मनी को उकसा रहे हैं, उसको नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसलिए अगर आज अनुपम खेर जी को वहां जाने दिए होता तो सिचुएशन फिर वही हो जाती। जहां तक आपने सवाल किया कि उसको घर जाने दिया जाता, वो कश्मीर के रहने वाले नहीं है, वो हिमाचल के रहने वाले हैं। कश्मीर से उनकी माता जी का ताल्लुक जरूर है, लेकिन आज ही के दिन यहाँ की सिचुएशन को, जहाँ पहले ही हालात खराब हैं, इसको क्रिमिनलाइज करने के लिए उनको आज ही घर की याद कहाँ आई। रहा सवाल जो मंदिर जाते, उसके लिए दूसरा रास्ता। अच्छा मोयुद्दीन साहब, एक छोटा सा सवाल और पूछूं आपसे। मोयुद्दीन साहब, आप कह रहे हैं कि अनुपम खेर की अभी तक की स्पीचेस कम्युनलाइज करने वाली रही हैं, आपको लगता है कि उनको जानबूझ के भेजा गया है जम्मू कश्मीर के हालात को कम्युनलाइज करने के लिए? जानबूझकर नहीं, अनुपम खेर जी को उनको एक कॉम्प्लेक्स हो चुका है, वो खुद को मोदी जी के पैरेलल समझ रहे हैं। जहां उनका रोल ही नहीं बनता है आने का, वो वहां चले जाने की कोशिश करते हैं। उनका एनआईटी में क्या रोल बनता है आने का? हमारे यहाँ सीनियर लीडर, रियासती जम्मू कश्मीर के सीनियर लीडर डॉक्टर निर्मल सिंह, जो हमारी गवर्नमेंट में नायब वजीर आला हैं, बीजेपी से वाबस्ता हैं, वो हमारे बच्चों से वहां मिलने गए, हमारे देश के बच्चे हैं, जिस भी स्टेट से हैं, हमें दुख है इस वाक़े का, वहां उनसे मिलने गए, उनसे बात की और सिचुएशन को इस तरह हैंडल किया। वहाँ सिख भी हैं, बौद्ध भी हैं, मुस्लिम भी है, हिंदू भी है, क्रिश्चियन भी है, हर मजहब के बच्चे हैं, सबों को लगा हमें कोई अपना आया। क्योंकि अनुपम जी के बयानात में ऐसी कोई बात, लेकिन अनुपम खेर के जाने से मामला हालात कम्युनलाइज कैसे हो जाते? उनको रोकना ही बेहतर था। वो जो शेडो रोल करना चाहते हैं तो उसको रोकना ही बेहतर था, क्योंकि ये दिल्ली नहीं, ये और कोई रियासत नहीं है। मोयुद्दीन साहब के हालात बहुत खराब है पहले से ही। मोयुद्दीन साहब, पहले मुसीबत जो पैदा उसको रोकने की सर मोयुद्दीन साहब बस एक छोटा सा सवाल और,
कैसे कम्युनलाइज कर देते हैं अनुपम खेर एनआईटी में जाकर छात्रों से बात करके, क्योंकि एनआईटी के छात्र तो झंडा उठाने की मांग कर रहे हैं बस। नहीं, देखिए, आज ही के मौके पे जब एक मामूली से वाक़ा पे इनमें तू मैं हुई, हमारे जो लोग होते हैं वो उनको देखना होता है टीम हमारी क्या कारकर्दगी करे। ये तो जेमा विकेट्स है, हर बॉल पे, हर शॉट पे इसको विकेट को अप्लाई करने से इसकी तकदीर बदल सकती है। मोहिउद्दीन साहब, कहीं आप अपनी नाकामी तो नहीं छिपा रहे हैं? आप झंडा, मेरी आप अपनी नाकामी तो नहीं छिपा रहे हैं? जो तिरंगा है देश का, हम सभी उसका एहतराम करते हैं। जम्मू कश्मीर के लोग रिपब्लिक डे पर 26 जनवरी को भी तिरंगा लहराते हैं, 15 अगस्त के इंडिपेंडेंस डे पे भी लहराते हैं। आज जब हालात कुछ खराब है, ये छात्र वहाँ तालीम हासिल करने आए हैं, शिक्षा सीखने आए हैं। आज ही तिरंगा लहराने का क्यों मन कर रहा है इन लोगों का? सिचुएशन को थोड़ा सेटल होने दीजिए। यहाँ जो भी देशवासी हैं, ठीक है मोहिउद्दीन साहब, तिरंगे की मोहिउद्दीन साहब लहराते भी हैं। मोहिउद्दीन साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए टाइम निकाला। लेकिन मैं चाहूंगा कि आप उन तस्वीरों को भी देखिएगा। एनआईटी के अंदर जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो अपने चेहरे छिपा रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि उनकी सिक्योरिटी की हम पूरी गारंटी देते हैं, अंदर हालात सब सामान्य होने दीजिए। आप कह रहे हैं सामान्य नॉर्मल होने की तरफ हालात बढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं है। तस्वीरें गवाह हैं, बयान कर रही हैं कि अंदर दहशत है। जो गैर कश्मीरी स्टूडेंट्स हैं वो डरे हुए हैं, तिरंगा उठाने की मांग तो कर रहे हैं लेकिन वो खुलकर कह भी नहीं पा रहे हैं क्योंकि उन्हें बाहर भी नहीं निकलने दिया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए मोहिउद्दीन साहब। राकेश जी, आपको क्या लग रहा है, क्योंकि आपने अभी तक राकेश जी अपने विचार नहीं रखे। राकेश जी, अनुपम खेर को जम्मू कश्मीर न जाने देना किसकी नाकामी है? देखिए मानक जी, आज आपका डिबेट अच्छा हो रहा है, लोग एक दूसरे को हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं जब मैं बोलूंगा तो हस्तक्षेप नहीं होगा। देखिए, एक बड़ा सवाल यह है कि अनुपम खेर जी का एंट्री हो ना हो उस पर हम डिबेट करेंगे, लेकिन जिस चीज की एंट्री हुई है वह ऐतिहासिक है, अभिनंदनीय है। वह भारत माता की जय की एंट्री उस घाटी में, जिस घाटी में सिर्फ पाकिस्तान जिंदाबाद के स्वर निकलते थे और भारत माता की जय तो दूर, राष्ट्रीय झंडे को फहराने के लिए अति सुरक्षा का प्रबंध होता था। सामान्य नहीं, असामान्य रूप से राष्ट्रीय झंडा फहराया जाता था। राज्यपाल जब राष्ट्रीय झंडा फहराते थे तब भय बना रहता था। उस श्रीनगर की घाटी में भारत माता की जय का नारा लगातार गूंजते रहना, छात्रों का राष्ट्रीय झंडा के लिए प्रदर्शन करना, छात्रों का जिद करना, यह दिखाता है कि राष्ट्रवाद वहां पहुंच चुका है। और इसे मैं कहता हूं भारत माता स्प्रिंग, ये भारत माता स्प्रिंग जो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से शुरू हुआ है, जहां पर उनको जवाब दिया गया, जहां पर राहुल गांधी पहुंचे, सीताराम येचुरी पहुंचे, डी राजा पहुंचे, और ये सभी उनका अभिनंदन करने पहुंचे जो पाकिस्तान जिंदाबाद नारा लगाने वालों के समर्थन में खड़े थे। आज वे क्यों नहीं श्रीनगर से जाकर लौट रहे हैं? कम से कम सांकेतिक जेस्चर तो दिखाते। राहुल जी कम से कम वहां जाते, वहां की सरकारें रोकती। अरे श्यामा प्रसाद मुखर्जी गए थे, ठीक है राकेश जी, जवाब ले लूं। बिना परमिट का क्रॉस किया। यदि वह बलिदान नहीं होता तो आज भारत माता की जय के नारे नहीं गूंजते। जवाब ले लूं राकेश जी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने सभी बंधनों को दूर करके शहादत दी। आज राहुल गांधी, सीताराम येचुरी, डी राजा और तमाम एनजीओ। ठीक है, अभी जवाब ले रहा हूं राकेश जी, अभी जवाब ले रहा हूं। ब्रेक पर जाने से पहले आलोक जी और दिनेश वार्ष्णेय भी उन्हें लगता था कि आज दिन ही है। ठीक है राकेश जी, पहले आलोक जी आप। मैं समझता हूं बीजेपी के और आरएसएस के लोग हैं, वही जवाब दे देंगे, बेहतर रहेगा। नहीं आप जवाब दीजिए ना आलोक जी। मुझे सवाल आपसे है। नहीं, मुझे कोई उत्तर नहीं देना है। अरे आपसे आलोक जी सवाल। नहीं मानक जी, आप उनसे बुलवाइए ना पूरा। आपने जो प्रश्न पूछा था क्या उसका उत्तर मिला? अरे वो मान रहे हैं कि हमने रोका, कानून व्यवस्था ना बिगड़े इसलिए। अरे आलोक जी, क्या आज डिबेट पंडित नेहरू पर या जेएनयू पर हो रही है क्या? पहला सवाल ये था बीजेपी राज में अनुपम खेर की कश्मीर में नो एंट्री क्यों, उसका जवाब वो दे रहे हैं कानून व्यवस्था बिगड़ जाती इसलिए हमने उन्हें जाने से रोका। वो मान रहे हैं, हो सकता है ऐसा हो। अरे नहीं, मुझे उत्तर नहीं देना है उस पर। इस तरह से डिबेट जिस तरह से आप कंडक्ट करवा रहे हैं, मुझे उस पर आलोक जी आपके हिसाब से थोड़े से अपने हिसाब से कीजिए ना। अरे आलोक जी इतनी अपने हिसाब से कीजिए, इतनी फेयर डिबेट चल रही है। नहीं साहब, अपने हिसाब से कीजिए ना साहब। दिनेश जी आप जवाब दीजिए। आलोक जी कह रहे हैं मुझे जवाब नहीं। देखिए, सबसे पहली बात तो मैं डॉक्टर राकेश सिन्हा को कहना चाहता हूँ। राकेश सिन्हा, आप बहुत विद्वान आदमी हो। आप जानते हो कि कश्मीर का एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है। कश्मीर में नेशनल एसिमिलेशन, यूनिफिकेशन के लिए एक समय चाहिए, वो धीरे धीरे होगा।
ऐसे वाक्यों में पीसफुल प्रोसेस को ज्यादा डेवलप करना चाहिए। झूठे राष्ट्रवाद से काम नहीं चलेगा। दूसरा, मैं आपको ये जवाब देना चाहता हूँ, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में चाहे वो राहुल गांधी गए, चाहे वो डी राजा गए, चाहे सीताराम येचुरी गए, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने, ऑर्गेनाइज पॉलिटिकल पार्टी ने देश विरोधी नारों का समर्थन नहीं किया। और ये आप बार बार झूठे राष्ट्रवाद का खेल यहाँ मत खेलिए, इससे आप ही को नुकसान होगा। उस दिन भी मैं आपसे और डॉक्टर संबित पात्रा दोनों से कह रहा था कि आपको ही मुश्किल पड़ेगा। जो तालिबान जिन्होंने पैदा किए उन्हीं से वो लड़े, जिन्होंने ISIS पैदा की उन्हीं से वो लड़े। कश्मीर को नेशनल रिस्पेक्टिव, राष्ट्रीय एकता को दूसरे ढंग से देखना पड़ेगा। इस बात की स्थिति को समझिए। मैं अभी भी इस बात को कह रहा हूं कि अनुपम खेर जी को वहां जाने देना चाहिए था, नहीं जाने दिया तो ये आपकी सरकार की, केंद्र सरकार की नाकामी है। होम मिनिस्टर आपका है, वहां पे डिप्टी चीफ मिनिस्टर आपके हैं, आप बाहर से समर्थन कीजिए। डॉक्टर सर आपके हैं, आप बाहर से समर्थन कीजिए। डॉक्टर संबित पात्रा, मैंने ये नहीं कहा था सरकार छोड़ दीजिए, मैंने कहा था बाहर से समर्थन दीजिए, उनको करने दीजिए, उनको एक्सपोज होंगे कश्मीर की जनता में, करवाइए आप उनसे कि ठीक है हम भारतीय जनता पार्टी बाहर से समर्थन देगी। 4 बत्ती लाल बत्ती की किसी को जरूरत नहीं होती है। अगर आप ईमानदारी से वैली की जनता को और देश की जनता को रखना चाहते हैं, आप इन बच्चों को झूठे राष्ट्रवाद पे मत भड़काइए। झूठा राष्ट्रवाद, ठीक है। प्रोफेसर दिनेश वार्ष्णेय कह रहे हैं झूठा राष्ट्रवाद है, यानी कि NIT में जो कुछ हो रहा है। माना कि एक बात, हिटलर ने भी ऐसी राष्ट्रवाद करके फांसीवाद लाया। ये उस ओर जाना चाहते हैं। ठीक है। एक तरह से देश नहीं चलेगा, भगवाकरण से देश नहीं चल सकता है, ना शिक्षा चल सकती है। ठीक है। CPI के दिनेश वार्ष्णेय कह रहे हैं, प्रोफेसर दिनेश वार्ष्णेय, ये झूठा राष्ट्रवाद है, यानी जानबूझकर NIT में आग लगाई जा रही है। कांग्रेस के आलोक शर्मा नाराज हैं, सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं, शायद जिस तरह डिबेट चल रही है उससे संतुष्ट नहीं है। एक ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के दौरान कोशिश करता हूं कि आलोक जी रुके और कांग्रेस का जितना भी पर्सपेक्टिव है, जो स्टैंड है, वो ब्रेक के बाद इस डिबेट में रखें। छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए सबसे बड़ा सवाल।